अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। आज के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 गैसेस। और हम लोग चैप्टर 4 गैसेस के न्यूमेरिकल्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4.1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 4.7 तक हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। और हमने सेल्फ असेसमेंट के भी जितने न्यूमेरिकल्स दरमियान में आए थे आज हमने वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट के नीचे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.8 को। और एग्जाम्पल नंबर 4.8 के अंदर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट। जो ऑक्सीजन गैस है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, जब हम क्या करते हैं, हम हीट करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को हमने हीट किया तो आगे जाके हमारे पास KNO2 प्रोड्यूस होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब वो बोल रहे हैं कि ये गैस हम कलेक्ट कर रहे हैं वाटर के ऊपर। अगर हमारे पास ये जो गैस है इसके अंदर 225 सेंटीमीटर क्यूब हम इस गैस का कलेक्ट करें, यानी ऑक्सीजन गैस का कलेक्ट करें 225 सेंटीमीटर क्यूब। और किस टेम्परेचर पे कलेक्ट करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर। और कितना प्रेशर ये शो कर रही है इस वक्त, 785 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर ये शो कर रही है। तो हमें मालूम करना है कि ऑक्सीजन गैस का कितना मास कलेक्ट किया गया। और प्रेशर ऑफ वेपर्स बता रहे हैं कि वाटर वेपर का प्रेशर कितना होगा, वो होगा 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो लंबा सवाल है, इतना आसान सवाल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टन के। सबसे पहले बेटा हमें बनाना पड़ेगा डेटा और हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट हकीकत समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट को हमने पानी के अंदर डाला। पोटेशियम नाइट्रेट को पानी के अंदर डालने के बाद इसको स्ट्रांगली हीट किया। देखिए, स्ट्रांगली हीट करने के लिए मुझे नीचे आग लगाने पड़ेगी, तो मैंने नीचे आग लगा दी। तो उसमें पानी के अंदर, जब पानी के अंदर ये पोटेशियम नाइट्रेट ब्रेक हुआ तो पानी के अंदर ये पोटेशियम नाइट्रेट ब्रेक हुआ KNO2 के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो हुआ क्या, इस पानी के अंदर से ऑक्सीजन गैस निकल के बाहर आई। जब ये ऑक्सीजन गैस निकल के बाहर आएगी तो इस ऑक्सीजन गैस के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, बल्कि इस ऑक्सीजन गैस के अंदर वाटर वेपर्स भी होंगे। यानी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रही है उस ऑक्सीजन गैस के अंदर वाटर के वेपर्स भी होंगे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस और वाटर वेपर्स का जो कलेक्टिव प्रेशर शो किया जा रहा है वो कलेक्टिव प्रेशर है 785 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो कलेक्टिव प्रेशर 785 मिलीमीटर ऑफ Hg के अंदर हमें सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का कितना प्रेशर है पहले वो फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि हमें ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम मिल रहा है। ऑक्सीजन गैस का हमें वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू 225 सेंटीमीटर क्यूब। आपके ध्यान में ही सवाल आएगा कि वॉल्यूम के अंदर से वाटर वेपर्स को क्यों माइनस नहीं करना। तो बात यह है कि वॉल्यूम वाटर वेपर्स का और ऑक्सीजन गैस का बेटा दोनों सेम होता है, क्योंकि गैसेस जो होती है पूरा एक ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होंगी, मिक्स हुई भी होंगी एक दूसरे के अंदर, लेकिन उनके प्रेशर डिफरेंट होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो 225 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.225 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस का मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस का यानी कि टोटल प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर है 785 मिलीमीटर ऑफ Hg। 785 मिलीमीटर ऑफ Hg को एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी सी देर के बाद। और हमारे पास टेम्परेचर जो है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें 273 ऐड करना पड़ा है। तो 25 प्लस 273 ऐड होकर हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, अब वो बोले कि हमें ऑक्सीजन गैस का कितना मास मिलेगा प्योर। हमें मास ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट करना है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस आपको पता ही होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस होता है 32। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें R की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.0821 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये हमारे पास R की वैल्यू होती है। अच्छा देखें, हमें वाटर वेपर्स का प्रेशर बताया। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स कितना है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है हमारे पास 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो एक काम करते हैं बेटा, पहले यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक में चेंज नहीं कर रहे हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखते हैं कि टोटल प्रेशर हमारे पास 785 मिलीमीटर ऑफ Hg है और वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है वो है 23.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये दोनों चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मास ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट करना है। तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट करने से पहले हमें प्योर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए टोटल प्रेशर
प्रेशर के अंदर हमें ये बात पता है कि टोटल प्रेशर के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर भी और वाटर वेपर्स का प्रेशर भी है। तो टोटल प्रेशर हमारे पास है 785 इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर की जगह पे आप पुट कर दीजिए 23.8। तो ये प्लस 23.8 है, इधर आगे हो जाएगा माइनस में 785 माइनस 23.8 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अब आप देखें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस को 785 में से 23.8 को माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस का प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 761.2 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन गैस का प्रेशर आ चुका है। अगर हमें इसको एटमॉस्फेरिक के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा, ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है इसको एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। 761.2 डिवाइडेड बाय 760, ये एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा, ये एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट होकर हो जाएगा 1.0015 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अब हमें बहरहाल प्रेशर भी पता लग चुका है, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर। हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें मास ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बताया हुआ है कितना है, 0.225 डेसीमीटर क्यूब, वो हम कन्वर्जन कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा सिंस PV इक्वल्स टू nRT। एक एक चीज़ को नोट करते हुए जाना, अदरवाइज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। आप पेंसिल और पेन वगैरह जो भी आप पहले निकाल लीजिए, आपने पहले क्या करना है, सारी चीज़ों को नोट करते जाना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे प्रेशर की जगह आप लिख लेंगे 1.0015, वॉल्यूम की जगह पे आप क्या लिखेंगे 0.225। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आपको पता है फॉर्मूला खोल लेना है, मास अपॉन मोलर मास। आर की जगह पे आ जाएगा 0.0821 और टेम्परेचर की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 298 केल्विन, ये आपने पहले देख लिया है। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें पता है 32 होगा। तो अब हमें यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, इन सबको एक जगह पे अरेंज कर लें। 1.0015 अपनी जगह पर आ गया, 0.225 यहाँ पर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किस चीज़ से, 32 से। बाकी दोनों वैल्यूज जो है इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 298 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ m बच जाएगा, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मास ऑफ ऑक्सीजन गैस को फाइंड आउट करेंगे, हमें पता लग जाएगा। तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 0.294 ग्राम। आई होप कि मैंने ये बिल्कुल सही निकाला हो कैलकुलेशन करने के बाद। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है, ये सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल है और सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल ये पेज नंबर 93 पर है। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन है एयर के अंदर कितना है, 0.2093। देखें, आपको हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस की कॉम्पोजिशन पता होगी। ऑक्सीजन गैस की कॉम्पोजिशन हमारे एयर में होती है 21%। उसके हिसाब से पूरा मोल फ्रैक्शन बता रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस का मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें कितना गिवन है, 0.2093, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें फाइंड आउट करना है, PO2 हमें फाइंड आउट करना है। टोटल प्रेशर हमारी एयर के अंदर, हमारी एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना है, 760 टॉर, हमें ऑलरेडी बता दिया है। टोटल प्रेशर है हमारे पास 760 टॉर, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस प्रेशर ऑफ गैस बराबर हो जाता है किस चीज़ के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर एक खास बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स को अगर डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो ये कहलाता है उस गैस का मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर मैं इस जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मैं लिख देता हूँ उस गैस का मोल फ्रैक्शन, तो भी बात सेम रहेगी क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। बाकी यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस अपनी जगह पे और वो गैस का मोल फ्रैक्शन अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अगर मैंने ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ऑक्सीजन गैस के मोल फ्रैक्शन लिखूंगा यहाँ पे, साथ में टोटल प्रेशर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा। यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल्स टू ऑक्सीजन गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो है 0.2093 मल्टीप्लाई बाय 760, उसका टोटल प्रेशर है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 159 टॉर। टॉर इसलिए क्योंकि मैंने पिछले यूनिट को चेंज नहीं किया था, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो गिवन है वो भी 760 टॉर गिवन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.9 का। एग्जाम्पल नंबर 4.9 हमारे पास पेज नंबर 95 के ऊपर है, मैंने बोला आपको बता दूं, सही, पेज नंबर 95 पे, सॉरी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4। हमें हीलियम का और CH4 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है। तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम,
ये हमें कंपेयर करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम वर्सेस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है। अच्छा, हमें मोलर मास ऑफ हीलियम हमें पता होना चाहिए। हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो हम यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक मास लिख लेंगे 4 ग्राम, या इसका मोलर मास हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोलर मास ऑफ CH4, आपको पता होगा मोलर मास ऑफ CH4 जो होता है वो होता है 16 ग्राम। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? सिंस फॉर्मूला होता है R1/R2 बराबर होता है √M2/M1 की। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा। भाई साहब ये तो लाइन टेढ़ी जा रही है। तो देखें, अब जहां जहां पे 1 1 आ रहा है, अब वहां पे HE लिख लें, और इसी तरीके से जहां जहां पे 2 2 आ रहा है वहां पे आप CH4 लिख लें। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो वहां पे RCH4 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 लिख लें। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 1 1 पे मैं HE लिखने का बोल रहा हूँ, 2 2 पे CH4 लिखने का कह रहा हूँ, तो ये पाबंदी नहीं है। आप इसको शफल भी कर सकते हैं, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे आप 1 की जगह पे CH4 और 2 की जगह पे HE भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम हमने ऊपर रख लिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 हमने नीचे रख लिया। अब अंडर रूट मोलर मास ऑफ CH4 हमारे पास आ जाएगा 16, मोलर मास ऑफ HE हीलियम आ जाएगा हमारे पास 4। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपनी जगह पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 अपनी जगह पे। 4 1 4 4 4 16 का 4 का रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपनी जगह पे रहेगा और RCH4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2RCH4। यानी अब इसको आपने पढ़ने का तरीका देखना है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए, अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 से बड़ी वैल्यू, तो आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे फास्टर। आप इस तरीके से लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम। हीलियम का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है? ट्वाइस फास्टर देन है। इट इज ट्वाइस फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। इट इज ट्वाइस फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4। होप यू गेट द आंसर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सॉरी, अल्लाह हाफिज कहाँ से? नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाइए। इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है? इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस ए और बी जो गैसेस हैं, अगर इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का हम रेशो देखते हैं तो इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशो है वो है 1.5:1। यानी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, इनका रेशो की बात करता हूँ तो इनका रेशो बताया हुआ है कि ए और बी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो रेशो है, इनके डिफ्यूजन के रेट्स का जो रेशो है वो है रेशो है 1.5:1, यानी 1.5/1। अब हमें क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए जो है वो तो 16 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस है 16, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी गैस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, देखें ये जो ना चुड़ैल नहीं बनी हुई कोई, आप देख सकते हैं कि आपको लग रही है कोई चुड़ैल। मैं तो रात के 5, सॉरी भाई मैं नहीं बना रहा, मेरे को डर लग जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? R1/R2 इक्वल्स टू √M2/M1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने क्या करना है? देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 की जगह पे हम लिख लेंगे गैस ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 की जगह पे हम लिख लेंगे गैस बी। मतलब 1 की जगह पे ए लिख लें और 2 की जगह पे बी लिख लें। इट इज एज सिंपल एज दैट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 गैस की जगह पे हम लिख लेंगे गैस बी, MB डिवाइडेड बाय M1 की जगह पे हम लिख लेंगे MA। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। RA/RB की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? RA/RB की जगह पे लिख लेंगे 1.5/1 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, क्योंकि ये तो हमें फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए की जगह पे हम 16 लिखेंगे, क्योंकि ये हमें पता है। अब यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हमें पता है कि क्या होगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने पे हमें क्या पता है क्या होगा कि यहाँ पे आएगा 1.5/1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय 16 का होल स्क्वायर। तो होगा क्या? जब इधर स्क्वायर से रूट कटेगा और यहाँ पे 1.5 का होल स्क्वायर किया जाएगा
तो यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2.25, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपनी जगह पे 16 नीचे बच जाएगा, 16 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2.25 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इक्वल्स टू 2.25 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 36। तो ये हमारा आंसर है। होप यू गेट द आंसर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अरे कहाँ से अल्लाह हाफिज यार, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। भाई साहब इस न्यूमेरिकल को देख के तो मेरी फट के चार हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। मतलब समझ तो सब आ रहा है, लेकिन बहुत लंबा न्यूमेरिकल है यार ये तो। इस न्यूमेरिकल के अंदर कह रहे हैं एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक खास टेम्परेचर पे और एक खास प्रेशर पे, it takes 290 seconds for a 1.5 decimeter cube sample of helium gas to diffuse through a porous medium। पोरस मीडियम पता है आपको, पोरस मीडियम क्या होता है? पोरस मीडियम, पोरस मीडियम वो है जहाँ पे कोई होल है, सुराख है, सुराख है यहाँ पे। अब यहाँ पे हीलियम गैस के पार्टिकल्स हैं, हीलियम गैस के पार्टिकल्स हैं जिसको मैंने येलो से शो किया हुआ है। वो बोला कि इन हीलियम गैस के पार्टिकल्स को इस सुराख से बाहर निकलने के लिए कितने सेकंड्स दरकार है? 290 सेकंड्स। तो टाइम ऑफ हीलियम गैस आपको गिवन है 290 सेकंड्स। और उसके बाद कह रहे हैं कि इस हीलियम गैस का जो सैंपल है, यानी वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस जो है वो है 1.5 डेसीमीटर क्यूब। अब वो बोल रहे हैं कि अगर सिमिलर कंडीशंस रहे, सब कुछ सिमिलर रहे, तो इसी कंटेनर से यानी कि 1.5 डेसीमीटर क्यूब के सेम कंटेनर से एक अननोन गैस है एक्स। इस एक्स गैस को मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ये एक्स गैस जो है, इस एक्स गैस को निकलने के लिए, इस एक्स गैस को निकलने के लिए, दोबारा समझो, इस एक्स गैस को निकलने के लिए लग रहा है कितना टाइम? 1085 सेकेंड्स। यानी कि मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ एक्स गैस गिवन है, एक्स गैस का वॉल्यूम हमें गिवन है, वो भी है 1.5 डेसीमीटर क्यूब। अभी बस बहुत बकवास कर ली। टाइम ऑफ एक्स गैस देखते हैं, टाइम ऑफ एक्स गैस कितना है? 1085 सेकेंड्स। और अब देखें, अब वो आगे क्या बकवास चवल मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोलर मास ऑफ एक्स गैस निकालो। कौन सी गैस का मोलर मास निकालो? एक्स गैस का मोलर मास निकालो। ये शायद एक्स लिखना मैं भूल गया था, तो बहरहाल एक्स गैस का मोलर मास निकालो। यानी कि यार क्या मजाक है, हमें क्यों करना है ये सब कुछ? तो हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स गैस फाइंड आउट करना है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम तो हमें पता ही है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। सारा डेटा हमारे सामने है। देखें अब सारे डेटा हमारे सामने, अब मैं कोई फजूल बात नहीं करूंगा, तमीज से समझाऊंगा। देखें ये मुश्किल न्यूमेरिकल भी हो सकता है। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R1/R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ इस तरीके से कर लूँ, हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन ये होता है कि गैस कितना वॉल्यूम तक फैल गई और कितने टाइम में फैली, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर मैं R1 के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो हो जाएगा V1/T1, और R2 पे वाला फॉर्मूला लगाओ तो हो जाएगा V2/T2 इक्वल्स टू अंडर रूट और M2/M1। अब जहाँ पे हमारे पास 1 1 आ रहा है वहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हीलियम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हीलियम। उसके बाद उसके नीचे चले जाओ तो वॉल्यूम ऑफ एक्स गैस डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ एक्स गैस इक्वल्स टू अंडर रूट M2 की जगह पे लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स गैस डिवाइडेड बाय M1 की जगह पे लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम गैस। अब देखिए हमें ना सारी चीज़ें गिवन है, मैं एक ही मरतबा आपको दिखाता हूँ। पहले ना आप इस चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले आप डेटा बनाएं, इन सारी चीज़ों का डेटा बनाएं। ये सारी चीज़ें आप उठा के एक कॉपी के अंदर लिख लें, क्योंकि फिर बाद में आपको चाहिए होगी, आप परेशान होते फिरेंगे। तो सारा डेटा आपने देख लिया। अब आपने इस डेटा को इधर पुट कर देना है। देखें हमें हीलियम गैस का वॉल्यूम गिवन है 1.5, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगा, ऊपर जाके देख लें, मतलब पीछे जाके देख लें, या फिर कॉपी में लिख लेते हैं। तो टाइम ऑफ हीलियम गैस हमें गिवन है 290 सेकंड्स। अगर अब तक लिख लिया तो बहुत ज़बरदस्त बात है। वॉल्यूम ऑफ एक्स गैस की जगह पे लिखा हमने 1.5, और टाइम ऑफ एक्स गैस की जगह पे आप लिख लेंगे 1085 सेकंड्स इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स गैस अपने को निकालना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम गैस है 4। देखो जो कट रहा है उसका काट दो, क्योंकि कटना तो शाबाश, बस समझ गए। अब ये 1085 जो है 1.5 से 1.5 कट गया, 1085 ऊपर चले जाएगा, 1085 ऊपर चला गया। नीचे डिवाइड में क्या बचेगा? 290 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा? अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स गैस डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे जरा आओ, यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने की, तो घबराना नहीं है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक काम कर लो। देखो यहाँ पे ना जो चीज़ें कट रही है उसको काट लो। देखो
देखो जो चीज़ कट रही है पहले उसको काट लो। जैसे 1085 को 290 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.7413 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोलिकुलर मास ऑफ एक्स गैस डिवाइडेड बाय 4, और ये लिखा हुआ है रूट में। अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो। जैसे यहाँ पे मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा तो इस वैल्यू का स्क्वायर करके चेक करता हूँ, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 14, एग्जैक्ट 14, सही ना। 14 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ मोलिकुलर मास ऑफ एक्स गैस डिवाइड बाय 4, 4 डिवाइड में 14 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 14 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 56 मोलिकुलर मास ऑफ एक्स गैस। तो मैं कह सकता हूँ कि मोलिकुलर मास ऑफ एक्स गैस जो होगा वो 56 ग्राम होगा पर मोल। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। चलो बेटा अब आ जाओ यहाँ पे। हमारा सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल है। सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 5 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 5 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इफ्यूज होने के लिए हमारे पास टाइम लग रहा है कितना, 8.5 सेकेंड लग रहा है उस पोरस मटेरियल में से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो हाउ लॉन्ग विड इट टेक, कितना टाइम लगेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस के भी 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को इफ्यूज होने के लिए सेम कंटेनर से और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। यानी कि डेटा के अंदर हम सबसे पहले क्या चीज़ लिख लेते हैं, डेटा के अंदर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी कितना है, वो भी है 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है, 8.5 सेकेंड्स, और हमें फाइंड आउट करना है टाइम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 होता है 44 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 होता है 32 + 32 64, ठीक है। अब देखें कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, अगर आप अपने जहन में ये बिठा ले कि कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तो वाकई कुछ मुश्किल नहीं है। देखें अब यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे R1/R2 बराबर होता है किस चीज़ के, √M2/M1 के। लेकिन हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम फैला और कितना टाइम तक में फैला है, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने का फॉर्मूला है। तो R1 की जगह पे हम लिख लेंगे V1 डिवाइडेड बाई T1, और R2 की जगह पे क्या लिखेंगे, V2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू √M2/M1। ये हमारे पास फॉर्मूला चल रहा है, सही है। अब V1 की जगह पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिवाइडेड बाय टाइम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अच्छा अब इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जहाँ जहाँ पे 1 1 था वहाँ पे मैंने CO2 लिख लिया, जहाँ जहाँ पे 2 2 था वहाँ पे मैंने SO2 लिख लिया। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कमाल देखना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ CO2 आपको कितना गिवन है, 5, तो आपने वॉल्यूम ऑफ CO2 पुट किया 5। टाइम ऑफ CO2 आपको गिवन है 8.5, आपने 8.5 पुट किया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ SO2 आपको गिवन है 5, वो भी आपने 5 पुट किया। टाइम ऑफ SO2 आपको फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू अंडर मॉलिकुलर मास ऑफ SO2 आपने पुट किया 64, मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 आपने पुट किया 44। अब यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ पर 5 से 5 क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। अब यहाँ पे टाइम ऑफ SO2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा टाइम ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 8.5 इक्वल्स टू, इस जगह को चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। तो हमने कैलकुलेटर के अंदर इस जगह को सॉल्व किया, 64 डिवाइड बाय 44, जो आंसर आया उसका रूट निकाला, हमारे पास आंसर आया 1.2। अब 8.5 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किस चीज़ से, 1.2 मल्टीप्लाई होगा 8.5 से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम ऑफ SO2, तो ज़रा मल्टीप्लाई करो और चेक करके बताओ हमारे पास आंसर कितना आएगा। हमारे पास आंसर आ रहा है टाइम ऑफ SO2 इक्वल्स टू 10.25 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेल्फ असेसमेंट का जो लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर, मतलब चैप्टर नंबर 4 गैसेस के अंदर कोई भी एग्जाम्पल बची नहीं है। कोई भी आप ये नहीं कह सकते कोई एग्जाम्पल बची है या कोई सेल्फ असेसमेंट बचा हो जो मैंने ना करवाया। मैंने सारी एग्जाम्पल, सारे जो सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स है, मैंने एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया इस चैप्टर का। और इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास आखिर के अंदर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि आपके पास कौन से पेज पर हैं, पेज नंबर 103 पर हैं। ये पेज नंबर 103 के न्यूमेरिकल्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको पहले पूरे सारे दिखा देता हूँ। अब बेटा मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपना YouTube खोल लिया है। अब आप मेरे YouTube पर आते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च करना है 3Ds अकेडमी। ऑब्वियसली आप मेरे चैनल पर है तो 3Ds अकेडमी आपको मिल जाएगा। 3Ds अकेडमी पर आएँ आप यहाँ पे प्ले लिस्ट पर आएँ।
प्लेलिस्ट पर जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। सही है, चैप्टर नंबर 4 आपको प्लेलिस्ट के अंदर दिख जाएगा, गैसेस के न्यूमेरिकल्स के अंदर। यहाँ पे सारे मैंने न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हुए हैं, इंक्लूडिंग ये जो अब मैंने आपको एग्जांपल्स वगैरह करवाई, ये भी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 4 के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। यकीन ना आए तो देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। सिर्फ जाते जाते मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है बेटा कि यहाँ पर ये 2.65 के सब्सक्राइबर आपको नजर आ रहे होंगे, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा के आप लेके आ जाओ यार, 2 मिलियन पर लेकर आ जाओ, 2 मिलियन पे लेकर आओ, 2 मिलियन पे। ओके, अल्लाह हाफिज।